हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है आपका अग्निवीर का एग्जाम आने वाला है। तो जिन मेरे प्यारे भाइयों ने अग्निवीर का फॉर्म भर रखा है तो मैं उनके लिए लेकर आया हूं अग्निवीर स्पेशल प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, 2 प्रैक्टिस सेट हम पहले समाप्त कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको भी जाकर देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है बहुत अच्छी तैयारी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो मैंने इसमें जो है आपके 25 क्वेश्चन का ये सेट तैयार किया है और इन 25 क्वेश्चनों को हम जो है बहुत डिटेल में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहे हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपको बताना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। क्या लॉर्ड विलियम बेंटिक था, या लॉर्ड डलहौजी था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस था, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ से जो हमारे गवर्नर जनरल हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, बंगाल का गवर्नर कौन था। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ध्यान दीजिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जी लिख दिया मैंने, गवर्नर जनरल कौन था, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है भारत का वायसराय कौन था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये 4 क्वेश्चन जो है गवर्नर जनरल से पूछे जाते हैं, इनसे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए, बंगाल का गवर्नर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव कौन था? बंगाल का गवर्नर था। अगर आपसे पूछ लिया जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? हेस्टिंग्स था। आपको याद रखना है कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, आपका वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक, और ये कब बना था? ये बना था आपका 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है। और भारत का अगर आपसे पूछ लिया जाए वायसराय, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और कब बना था ये बना था आपका 1858 में। दोस्तों, ये 4 टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ से यही पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग्स था, 1773 में बना था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। और भारत का वायसराय कौन था? कैनिंग था, जो कि 1858 में बना था। उम्मीद करता हूं चारों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। दोस्तों, मैंने अभी पीछे बताया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी हमारे बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, आपको याद रखना है। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो कौन से तीर्थंकर थे? ये थे हमारे 24वें। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम जैन धर्म से। यहाँ से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वो नोट कीजिएगा। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन थे जैन धर्म के संस्थापक? ये थे आपका ऋषभ देव। कौन थे?
ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? दूसरे तीर्थंकर कौन थे? और एक तीसरे पूछा जाता है, और इम्पोर्टेंट जो है वो पूछा जाता है 24वें। ठीक, तो नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे, तो कौन थे? अजीतनाथ थे। कौन थे? अजीतनाथ। अजीतनाथ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और तीसरे कौन थे? तीसरे थे हमारे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें मैंने अभी आपको बताया है कौन थे? महावीर स्वामी जी। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी हमारे कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है? वो माना जाता है महावीर स्वामी को। ठीक, और जो हमारे ये पार्श्वनाथ थे, कौन थे? जो हमारे पार्श्वनाथ थे, इन्होंने आपके 4 नियम दिए थे। कौन से नियम दिए थे? 4 नियम। और जो हमारे ये महावीर स्वामी है, इन्होंने दिए थे 5 नियम। कौन से दिए थे? 5 नियम दिए थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी द्वारा दिया गया 5वां नियम कौन सा था? तो आपको याद रखना है जो इन्होंने 5वां नियम दिया था वो दिया था ब्रह्मचर्य। क्या दिया था? ब्रह्मचर्य। क्या दिया था? ब्रह्मचर्य। इन्होंने 5वां नियम दिया था। ये आपको ये हमेशा याद रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। क्या सामवेद है, क्या यजुर्वेद है, क्या अथर्ववेद है, क्या ऋग्वेद है? दोस्तों, जो हमारा सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संगीत का जनक, संगीत का जनक कौन सा है? वो है आपका सामवेद। क्या है? संगीत का जनक कौन है? सामवेद। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जो हमारे ऋग्वेद से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप नोट कीजिएगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है 9वां मंडल? 9वां मंडल आपका संबंधित है सोम देवता से। किससे संबंधित है? सोम देवता। किससे? सोम देवता। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो कौन सा मंडल? 9वां मंडल। और एक आपको याद रखना है तीसरा मंडल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा मंडल किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र को। किसको? गायत्री मंत्र को संबंधित है। और दोस्तों, जो ये गायत्री मंत्र है ये किसने लिखे थे? ये लिखे थे आपका ऋषि विश्वामित्र ने। किसने? ऋषि विश्वामित्र ने जो है इनको लिखा था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और यहाँ से पूछा जाता है 7वां मंडल। कौन सा? 7वां मंडल। 7वां मंडल पूछा जाता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है 10वां मंडल। क्या? 10वां मंडल पूछा जाता है ऋग्वेद का किससे संबंधित है? तो देखिए, जो हमारा ये 7वां मंडल है, इससे ये है आपका 10 राग युद्ध के संबंधित। किससे? 10 राग। 10 राग युद्ध से संबंधित कौन सा मंडल है? ऋग्वेद का 7वां मंडल है। और अगर बात करें 10वें मंडल की, 10वें मंडल में क्या बताया गया है? 10वें मंडल में बताया गया वर्ण व्यवस्था को बारे। किसके? वर्ण व्यवस्था के बारे में किस मंडल में बताया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऋग्वेद के 10वें मंडल में। दोस्तों, ये जो हमारे क्वेश्चन थे ये ऋग्वेद से पूछे जाते हैं, तो आप इनको हमेशा याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, जो हमारे सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। ऋग्वेद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, या भगवत गीता से लिया गया है, या आपका मत्स्य पुराण से लिया गया है। दोस्तों, जो हमारे सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा के लिख लीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उपनिषदों के बारे में। अब उपनिषदों के बारे में हम बात कर लेते हैं, उपनिषद से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए, अगर मैं बात करूं उपनिषदों की संख्या की, तो हमारे उपनिषद हैं वो कितने हैं? वो होते हैं 108। और हमारे वेदांग कितने हैं? वेदांग है हमारे 6। कितने हैं? 6 हैं। और अगर मैं आपसे पूछ लूं पुराण कितने हैं? हमारे पुराण है, आप सभी को पता है 18। कितने हैं? 18 पुराण हैं। और जो हमारे 108 उपनिषद है दोस्तों, ठीक, इनमें से मुख्य कितने हैं? मुख्य केवल 13 है। कितने हैं? 13 केवल मुख्य है। और मैं आपसे पूछ लूं कि सिर्फ पद में कितने हमारे उपनिषद हैं, तो सिर्फ पद में आपको याद रखना है कितने हैं? 102 हमारे उपनिषद हैं। और गद में कितने हैं? गद में हमारे 4 हैं। और गद और पद में
गद प्लस पद। गद और पद में हमारे कितने उपनिषद हैं? वो है हमारे 2। कितने हैं? 2 हैं। ये हमेशा आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वो भी नोट कीजिएगा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे ओम शब्द है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ओम, ओम बोलते हैं ना, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो ओम शब्द है ये लिया गया है आपका बृहदारण्यक से। कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, जो कि हमारा सबसे बड़ा उपनिषद है। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। वृद, वृद का मतलब होता है बड़ा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता, यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में बताया गया है? ये बताया गया है आपका कंठोपनिषद। कंठोपनिषद, कंठोपनिषद से क्या बताया गया है? आपका यम नचिकेता संवाद बताया गया है। और एक क्वेश्चन और बनता है याज्ञवल्क्य। क्या क्वेश्चन है? याज्ञवल्क्य संवाद। याज्ञवल्क्य संवाद किस उपनिषद में बताया गया है? ये बताया गया है आपका बृहदारण्यक में। किस में बताया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है आपका यम नचिकेता संवाद। क्या बताया गया है? यम नचिकेता संवाद बताया गया है। दोस्तों ये सभी हमारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप इनको हमेशा स्टार लगा के याद रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से पूछा गया है, आएंगे। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? आपको बताना है। जो ये हमारा हेली धूमकेतु है, इसका आवर्तकाल कितना होता है? 66 दिन, 76 दिन, सॉरी दोस्तों 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष या 96 वर्ष। दोस्तों जो हमारे हेली धूमकेतु होता है, इसका जो आपका आवर्तकाल होता है वो होता है 76 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। सौर परिवार में कौन सा तारा सबसे ठंडा तारा है? आपको बताना है सौर परिवार में जो सबसे ठंडा तारा है वो कौन सा है? नेपच्यून है, शुक्र है, मंगल है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो हमारे सौर मंडल है जिसका प्रधान सूर्य है, उसका जो हमारा सबसे ठंडा तारा है वो है आपका नेपच्यून। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। शुक्र और मंगल से बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 दोनों में बताए हैं। तो दोस्तों आपको वे प्रैक्टिस सेट जरूर करने हैं। मैं आपको यहाँ पर जो पिछला कंटेंट है वो बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आपको बताना है साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो था आपका एडमंड सेन। ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? दोस्तों जो हमारा एक ग्लोब होता है ना, ग्लोब को हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। ये होती है हमारी 0 डिग्री, ठीक। जो इस पर हमारी काल्पनिक खड़ी रेखाएं होती है, क्या होती है? जो हमारी काल्पनिक खड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और जो हमारी ये पड़ी लाइनें हैं, ये हमारी जो ग्लोब पर पड़ी लाइनें खींची जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। तो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी कि जो हमारे एक अक्षांश है और इस अक्षांश तक इनके बीच की दूरी कितनी होती है, ये हमारा पूछा गया है। तो कितनी होती है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी? वो होती है 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? आपको बताना है। मैंने अभी आपको पीछे बताया है जो हमारी ग्लोब पर खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहती हैं। और जो हमारी ये कुल अक्षांश हैं ये कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 179 यानी कि 169। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया है, देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपको बताना है भारत के नहीं, ये है कि भारत की उच्चतम न्यायालय प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपको बताना है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी एम फातिमा बीबी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? आपको बताना है जो हमारा पूर्व संविधान था
जो हमारा पूर्व संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी, तो कितने थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने आपका अनुच्छेद हैं और आपका कितनी अनुसूचियां हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा वर्तमान में हमारे आर्टिकल कितने हैं 470, कितने हैं 470 अनुच्छेद हैं। और दोस्तों 12 कितनी है हमारी 12 अनुसूचियां हैं। और अगर बात करें भाग की, भाग कितने हैं हमारे संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं। कितने भाग हैं 25 भाग हैं। और दोस्तों आप यहाँ से कुछ आर्टिकल नोट कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूं तो आप नोट कीजिएगा। भाग 1 क्या है, भाग 1, भाग 1 में क्या बताया गया है, भाग 1 में बताया गया संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और जो हमारा ये भाग है 1 है, ये हमारा आर्टिकल 1 से 4 तक है। किस तक है, 1 से 4 तक हमारा क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है, और आप नोट करेंगे आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है। और आप एक और नोट कीजिए आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 इंपोर्टेंट नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो देखिए जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 1 में बताया गया है भारत अर्थात इंडिया। क्या बताया गया है, भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया क्या है, आपका राज्यों का एक संघ है। क्या है, राज्यों का एक संघ है। वो किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 1 में बताया गया है। और आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 2 में बताया गया है भारत में नए राज्यों का प्रवेश। क्या बताया गया है, भारत में नए राज्यों का प्रवेश, भारत में नए राज्यों का प्रवेश व उनके गठन के बारे में किसमें बताया गया है, आर्टिकल 2 में बताया गया है। और आर्टिकल 3 में क्या बताया गया है, भारत के अंदर, नोट कीजिए क्या है, भारत के अंदर राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन के बारे में किसमें बताया गया है, आर्टिकल 3 में बताया गया है। आर्टिकल 1 में क्या बताया गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। और अगर हमें भारत में किसी अन्य राज्य को मिलाना है तो किसमें चेंज करना पड़ेगा, आर्टिकल 2 में करना पड़ेगा। और अगर भारत के अंदर किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 में हमें संशोधन करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आपको बताना है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू हुआ था। दोस्तों जो हमारा भारत का संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा। संविधान को बनाने में समय लगा आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान को बनाने में इतना समय लगा। और अगर बात करें खर्च की, संविधान को बनाने में कितना खर्चा हुआ, इसको बनाने में लगभग हमारा 64 लाख रुपए हमारा क्या हुआ, खर्चा हुआ। आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल, दुर्गा पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछा जाता है। जो हमारा दुर्गा पूजा त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है, आपको बताना है। क्या केरल में मनाया जाता है, क्या राजस्थान में, क्या पश्चिम बंगाल में, या कश्मीर में। दोस्तों जो ये दुर्गा पूजा है ये मनाई जाती है वेस्ट बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। आप यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट त्योहार नोट कीजिएगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूं बिहू कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और एक आप नोट कीजिए घूमर, क्या नोट कीजिए घूमर। और गरबा क्या है, गरबा कहाँ मनाया जाता है। और कथकली आप नोट कीजिएगा, कथकली कहाँ मनाया जाता है। और एक आप और लिख लीजिएगा कुचिपुड़ी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी कहाँ पर मनाया जाता है ये आप नोट कीजिए। अगर मैं बात करूं बिहू की, बिहू मनाया जाता है असम में। ट्रिक याद रखिए, असम की बहू, ठीक, असम की बहू क्या है आपकी, इसकी ट्रिक है। और अगर बात करें घूमर की, घूमर कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में। कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में घूमर मनाया जाता है। और गरबा मनाया जाता है गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। और गरबा के साथ साथ एक और याद रखिए डांडिया भी आपका जो है गुजरात में ही मनाया जाता है। और अगर बात करें कथकली मनाया जाता है आपका केरल में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करें कुचिपुड़ी मनाया जाता है आपका आंध्र
प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कच्ची पूड़ी कौन खाता है? अरे कच्ची पूड़ी अंधा ही तो खाता है, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? अंधा, यानी कि आंध्र प्रदेश। आपको ये जो हमारे त्योहार हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। किसी निश्चित कूट भाषा में प्रेजेंट को 795105552 लिखा जाता है, उसी कूट में स्टेट को क्या लिखेंगे? दोस्तों देखिए, इसमें लॉजिक ढूंढेंगे हम, क्या लगा हुआ है, PRES और आपका ENT। प्रेजेंट को क्या लिखा गया है? 795105552। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है, आप इनको नंबर इनके आप याद रखिए। जैसे P कितने पर होता है? P होता है 16 पर, R होता है 18 पर, E होता है 5 पर, S 19, E 5, N आपका 14 और T 20। ठीक, उसी प्रकार से आप देखिए स्टेट को, STATE। स्टेट के आप नंबरिंग कीजिए। S होता है 19, T होता है 20, एक होता है 5, सॉरी दोस्तों, A होता है 1 और T होता है 20 और E होता है 5 पर। देखिए क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर कितना है? 7। और जब हम 5 सॉरी दोस्तों, जब हम 6 + 1 करते हैं, यानी कि इनके अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो हमारा कितना बनता है? 7। ठीक, तो 7 ही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से देखिए अगला अक्षर R होता है 18 पर, जब हम 1 + 8 करते हैं तो कितना होता है? 9 होता है, तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। और 5 हमारा जो का तो लिखा हुआ है, और 9 + 1 कितना होता है? 10। देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यानी कि हमें लॉजिक पता चल गया। जो हमारे ये अक्षर हैं इनको आपस में जोड़कर जो भी अंक बनता है उस पर जो अक्षर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, देखिए याद कीजिए, जैसे 9 + 1 10। 10 पर क्या होता है? 10 पर आपका होता है J। क्या होता है? J कितने नंबर पर आता है? J आता है 10 नंबर पर, आपको याद रखना है। और आपका देखिए यहाँ पर ये है 20। 2 + 0 करेंगे तो आपका आएगा 2। क्या आएगा? 2 आएगा। और आपका 1 है 1, जो का तो आएगा। और 2 + 0 कितना होता है? 2 होता है। और 5 होता है, जो का तो अकेला। देखिए 10 21 25, 10 21 25 कौन से आंसर में है? 10 21 25, ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए इनमें लॉजिक ढूंढना है, क्या लगता है? ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। छुपाना का अर्थ क्या है? प्रकट करना। और विस्तार करना क्या होगा? आपको बताना है जो ये छुपाना है ये प्रकट करना से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए जो हमारे प्रकट करना होता है इसका उल्टा क्या होता है? छुपाना। क्या होता है? छुपाना। जैसे मैं आपको कुछ चीज दिखा रहा हूँ, आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, ठीक, अगर मैं उसी चीज को छुपा लूं उसका उल्टा हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि विस्तार का उल्टा क्या होता है? विस्तार होता है फैलाओ। क्या होता है? फैलाओ। किसी चीज को फैलाना, वो क्या होता है? विस्तार करना। और बड़ा करना नहीं होता है। फैलाना तो खुद विस्तार का मतलब होता है। चौड़ा करना होता है नहीं। संकुचित करना, किसी चीज को, किसी फैली हुई चीज को अगर मैं छोटा कर देता हूं तो उसका मतलब होता है संकुचित करना। क्या होता है? संकुचित करना। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, 38 और 6 और 83 आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ, 6 का स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 + 2 कितना हो जाएगा? आपका 38 हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है इन ऑप्शनों में से जिसका स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ने पर 83 आए। ठीक, क्या 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 ढूंढना है आपको? आपको ढूंढना है इसमें जिस अंक का स्क्वायर करने पर उसमें 2 जोड़ के 83 आए। क्या मैं पहले ऑप्शन ले लेता हूँ 7। अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ कितना होता है? 14। 14 + 2 कितना हो जाएगा? 16। 16 हमारे यहाँ नहीं है, हमें करना है 83, तो ऑप्शन डी हमारा हो गया गलत। अगर बात करूँ 9 की, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81 + 2। 81 + 2 कितना हो गया? 83। कितना हो गया? 83। हमें 83 ही करना था, 83 ही करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और B गलत हो जाएगा और A भी गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 12 + 16 भाग 8 × 4 - 8 = 24। आपको बताना है कि अगर आप घटा के स्थान पर भाग करेंगे और भाग के स्थान पर घटा करेंगे, आपको ना इनमें से जो ये साइन दे रखे हैं इनको जो है आपको आपस में बदल के देखना है। आपको आंसर आना है 24।
आपको आंसर आना है 24। ठीक है, 24 आना है। देखिए अगर मैं ऑप्शन ले लेता हूं ए, अगर मैं घटा के स्थान पर भाग कर देता हूं, देखिए क्वेश्चन है हमारा 12 प्लस 16 भाग 8 गुना 4 माइनस 8, क्या है ये हमारा जो है क्वेश्चन है। अगर मैं लेता हूं ऑप्शन ऑप्शन ए में क्या है, घटा और भाग, जहां पर भी माइनस है वहां पर मैं ले लूंगा भाग, और जहां पर भाग है वहां लूंगा माइनस। क्या लूंगा, माइनस लूंगा। देखिए 12 प्लस 16 और भाग के स्थान पर क्या लूंगा, माइनस माइनस, और गुना आपका 4 और माइनस के स्थान पर लूंगा मैं आपका भाग, क्या लूंगा, भाग 8। ठीक, देखिए इसको हम अब सोल्व करेंगे। देखिए इसको सोल्व करते हैं अब हम। यहाँ पर आएगा 12 प्लस 16 माइनस आपका 8 गुना 4, और जब मैं भाग को पलट के करता हूं तो आएगा 1/8, 8 से 8 कट गया। ठीक, और 12 और 16 कितना होता है, 6 2 8, और 1 2, 28 माइनस 4, 28 में से जब मैं 4 घटाता हूं तो कितना आता है, 24। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम संतुष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बी सी और डी इनको देखने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, ADIJESBDGH आपको बताना है यहाँ किस प्रकार से आएगा। देखिए सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए, ADIJ अनुपात ES। ठीक, और आप आगे लिखिए अनुपात BDG और H। ठीक, इसके आगे जो आएगा वो आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले तो आपको इसकी नंबरिंग कर लेनी है। A 1 पर होता है, D 4 पर, I 9 पर, J 10 पर, E होता है 5 पर, और S होता है 19 पर। देखिए इनमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, जो लॉजिक इसका लॉजिक इसके साथ लगा है वही आपको इसके साथ यहाँ पर क्या करना है, इसके साथ वही लॉजिक यहाँ पर लगाना है। देखिए जब मैं ये 1 प्लस 4 करता हूँ, 1 प्लस 4 कितना होता है, 5, कितना होता है, 5 होता है, यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, और 9 और 10, 9 और 10 कितना होता है, 19, कितना होता है, 19 होता है, तो यहाँ पर आ गया 19। तो मुझे लॉजिक समझ में आ गया, जो हमारे पहला और दूसरा अक्षर है उनका जो अंकों का योग है वो ही यहाँ पर जो है आपका आंसर आ रहा है। तो मुझे भी यही लॉजिक इसमें फिट करना है। जैसे बी कितने पर होता है, बी होता है 2 पर, कितने पर होता है, बी 2 पर होता है, डी 4 पर होता है, जी आपका होता है 7 पर, और एच होता है आपका 8 पर। देखिए जब मैं 2 प्लस 4 करता हूं तो कितना आता है, 6, कितना आता है, 6, और 6 पे मैं अगर बात करूं, 6 पे क्या आता है, 6 पर आता है एप, एप होता है 6, और आपका 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 कितना होता है, 15, कितना होता है, 15, और 15 पे कौन सा आपका अक्षर आता है, 15 पर आता है आपका ओ, क्या आता है, ओ, एफ ओ, एफ ओ। देखिए किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए किस प्रकार से पूछा गया है, 17 माइनस 4.5 भाग 9 प्लस 1.3 इंटू 0.6 प्लस 0.4, आपको इसका मान बताना है। आप कुछ मेरे भाई इसको पॉइंट को देख के डर गए होंगे, तो डरना नहीं है। देखिए क्वेश्चन सोल्व होगा ये, ठीक है। ये सोल्व होता है आपका बोर्ड मास के नियम से। कैसे होता है, बोर्ड मास के नियम से जो है ये आपका सोल्व होता है। कैसे होता है, सोल्व होता है बोर्ड मास के नियम से। देखिए बोर्ड मास के नियम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको भाग करनी है। जब मैं करता हूं इस 9 को भाग, 9 पंजे 45, तो यहाँ पर आता है 0.5, 17 माइनस 0.5 प्लस 1.3, ध्यान से देखिए बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, इंटू 0.6 प्लस 0.4, क्या हो गया, 0.4 हो गया। और अब मैं करूंगा इसकी क्या, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 13 छिक 78, क्या होता है, 13 छिक 78 होता है। देखिए 13 छिक 78 प्लस 78 हो गया, और एक अंक ये, एक अंक ये, 2 अंक बाद हमारी दशमलव आ जाएगी, तो पॉइंट लग जाएगी यहाँ पर। और प्लस क्या है हमारा 0.5 है, और 17 प्लस का है, और आपका 0.78 है, और 0.4 है। जब मैं 7.78 और प्लस करता हूं मैं इसमें 4 प्लस 4, तो ये कितना होता है 8, 7 और 4 कितना होता है 11, कितना होता है 11, यानी कि 1.1। ये हमारा प्लस का है तो इसमें प्लस कर दीजिएगा। 17 किस में करेंगे, 17 प्लस करेंगे हम, क्या करेंगे आपका 1.18 हम जो है
वो ऐड करके लिख लेते हैं। तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 17.8। कितना आएगा 17 पॉइंट कितना आएगा 68। कितना आएगा 17.6, सॉरी दोस्तों ये 17.68 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 8। ये कितना आएगा 8, ये आएगा 1 और ये आएगा 7 और 1 8 और ये आएगा 1। ठीक, ये आ गया हमारा 18.18। और अब हमारा 18.18 में से हमें घटाना कितना है 0.5 घटाना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और 5 और यहाँ कर देंगे 0। 8 में 0 गया 8 और आपका 11 में से 5 गया, ये बचा आपका 6 और यहाँ पर कितना बचा 7 और यहाँ बचा 1, यानी कि 17.68। 17.68 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखिए अगला सवाल। यदि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 17 है। मैंने आपको कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी बताया है आपका औसत क्या होता है, औसत होता है एक बीच का नंबर। ठीक है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या होगी, आपको बताना है जो हमारी 5 लगातार विषम संख्या है उनका औसत 17 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी वो आपको बतानी है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कितनी संख्या है 5, 1 2 3 4 और 5, 5 लाइन हमने ऐसे खींच ली। और औसत मैंने बताया है कि इनके बीच का अंक होता है। बीच का अंक देखिए 1 2 इधर छोड़ दिया, 1 2 इधर छोड़ दिया, तो बीच में बचा कितना, ये हमारा ये कितना है, ये हमारा 17 है। ठीक है 17 है। अब आप 17 के बाद देखिए कौन सी विषम संख्या आती है। विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती। 17 के बाद क्या 18 आती है, नहीं 18 तो सम है, 18 क्योंकि 2 से कट जाती है। 17 के बाद आती है 19 और 19 के बाद आती है 21। और 17 से पहले क्या आती है, 17 से पहले आती है आपकी 15 आती है और 15 से पहले आती है आपकी 13। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 13। क्या है 13 है। और क्वेश्चन पूछा गया इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी कौन सी है, बड़ी है 21। कौन सी है 21 है। ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल। 15 और 45 का तीसरा अनुपाती क्या होगा। तीसरा की जगह कभी कभार लिखा आता है तृतीय अनुपाती। क्या लिखा आता है, तृतीय अनुपाती भी आ जाता है। आपको सीधा सीधा तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला रखना है b का स्क्वायर बटे a। b क्या है, b हमारा दूसरा अंक है। करेंगे b का स्क्वायर 45 गुना 45, स्क्वायर का मतलब होता है 2 और a कितना है हमारा 15। a कितना है 15, 15 तिया 45 और 45 तिया कितना होता है 135। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। यदि एक्स वाई से 80% अधिक है तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, तो आप देखिए क्या कहा गया है, एक्स वाई से 80% अधिक है। सबसे पहले तो 80% को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 80 और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। काटेंगे इसको हम 20 से, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 4। 20 चौके 80 यानी कि 4/5। मैंने आपको पीछे बताया था कि जिसके साथ से लगा रहता है वो निचले वाली वैल्यू होती है। तो y की वैल्यू कितनी है 5। x और y, एक्स वाई से कितना है 80% अधिक है। y कितना है 5 और अधिक कितना है 4, यानी कि 5 4 कितना 9। तो क्वेश्चन पूछा गया y x की वैल्यू लेनी है आपको नीचे, पहले ही लिख लीजिए 9। कितना कम है, तो कम कितना है, यहाँ 9 है, यहाँ पर 5, तो कितना कम है 4। इंटू कर देंगे 100 से, तो क्या आ गया हमारा 400/9। ठीक, आप इसको देखिए जब हम इसको 9 से काटेंगे तो 9 से जब काटने पर क्या आता है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 चौके 36 बचा कितना 4, यानी कि 44.44। 44.44 ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस होता है सीपी। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो होता है हमारा सीपी। और 50 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पर मैं किसी वस्तु को दूसरे को बेचता हूं तो वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है क्या है। देखिए 80 वस्तुओं का सीपी जो है
50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या लेंगे, अब हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो ले लेंगे। सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50/80। क्या हो जाएगा, 50/80। 0 से 0 कट गई तो 5/8। 5/8। मैंने कोई वस्तु 5 रुपए की खरीदी थी और उसको 8 रुपए में बेच दिया, तो मुझे लाभ कितना हुआ, 5 की वस्तु खरीदी के 8 में बेचने पर लाभ हुआ 3 का। और जो लाभ या हानि प्रतिशत होता है वो होता है हमेशा सीपी पर। सीपी कितना है हमारा 5, 3/5 इंटू 100 कर देंगे। 5 दूना 10, यानी कि 20 दिया 60। 60% लाभ होगा हमें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगी। आपको बताना है जो 15% और 25% के इक्वल आपको समतुल्य बट्टा बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इनको फ्रैक्शन में ही लिख लीजिएगा। 15/100, वो हम इसको काटेंगे 5 से। 5 × 15 और आपका 5 दूनी 10, यानी कि 3/20। 20 की वस्तु हमें 3 की छूट मिलने पर कितने की मिल रही है, 17 की। इसको ऐसे लिखेंगे। और अगला है हमारा 25/100। क्या है, 25/100 है। 25 × 25 और 25 चौका 100, 1/4, यानी कि 4 की वस्तु हमें मिलती है। 1 की छूट पर कितने की मिलेगी, 3 की मिलेगी। देखिए किस प्रकार से करेंगे। 20 चौके 80, इनकी कर देनी है मल्टीप्लाई। 20 चौके 80 और 17 × 51 कितना होता है, 17 × 51 कितना होता है, 17 × 51। और हमें यहाँ से कितने की अंतर है, यहाँ पर है अंतर आपका 29 का। किस पर है, 80 पर है। 29/80 गुना 100 कर देंगे। जब मैं इसको इससे काट देता हूं तो 29 की जब मैं इसमें 100 में गुना करूंगा, यह आएगा 290/8। क्या आएगा, 290/8 आएगा। और जब मैं इस 8 से इस 290 को भाग देता हूं तो मेरा आंसर आएगा 36.25। कितना आएगा, 36.25 आएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपने अपनी तैयारी को जांचा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और दोस्तों अपने अग्निवीर भाइयों में जो है इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप वो भी नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और कमेंट में हाँ मुझे जय हिंद जरूर मिलना चाहिए, आपको कमेंट में लिखना है।